गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की एसएस की बुक से फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करें, सौरमंडल में पृथ्वी इन सोलर सिस्टम में अर्थ। ठीक है, इसमें सारे चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। जो इंग्लिश वाले भी हैं बच्चे वो भी इसको देख सकते हैं कि आपको हिंदी में ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 और 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जो तारे होते हैं वो बहुत कम संख्या में दिखते हैं, फिर देखो बढ़ते जाते हैं ना। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, बाद में तो हम गिन भी नहीं सकते, उन तारों को नहीं गिन सकते हैं ना जितने तारे होते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा होता है। ठीक है, भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। इनमें से मैं आपको इस चैप्टर में से मेन पॉइंट भी निकलवाऊंगी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, आगे भी तैयारी करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। तारों को देख के लगता है ना हमें, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कुछ की बहुत ज़्यादा प्रकाश देते हैं ना, मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है कुछ में। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और जो तारे होते हैं, जैसे खुद की किसी की जो चमचमाहट नहीं होती, उनकी टिमटिमाहट, वो दूसरे में इतनी रोशनी होगी तो उसी की रोशनी से वो तारा भी चमक सकता है जिसमें रोशनी नहीं है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। हमने सुना है पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, इसमें यही बात पढ़ेंगे। मेन पॉइंट एक तो ये आया है फर्स्ट वाले पेज पे। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। 1 महीने में एक बार पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा निकलता है, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। पूरा चांद हो गया, उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा होते हुए अमावस्या आ जाएगी। अमावस्या वाली रात को चांद दिखाई नहीं देता है, इसीलिए के बाद इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अमावस्या वाले दिन हमें रात को चांद नजर नहीं आता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हो, मतलब आसमान को अच्छी तरह से देख सकते हो, है ना। चंद्रमा तो दिखाई नहीं देगा अमावस्या वाले दिन। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? सोचते होंगे ना, दिन में चांद कहाँ चला जाता है, दिन में कहाँ चले जाते हैं तारे? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, मतलब जो सूर्य की रोशनी है ना वो ज़्यादा होती है। रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, इसी कारण से सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा होगी, वो उनको सबको छुपा देती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? करवाया था ना याद, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा मतलब गर्मी, और प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित मतलब निकालना। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में भी ऊष्मा है ना, गर्मी है ना, और हमें प्रकाश भी देता है। अब देखो, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। रात के समय जो अनगिनत तारे चमकते हैं वो सूर्य के समान ही चमकते हैं ना, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से जो सूर्य है उससे भी दूर है तारे, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, और इतनी उनकी रोशनी हमें महसूस नहीं होती ना जितनी सूर्य की होती है, वो दूर है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी देखने पर सभी बहुत छोटी, मतलब सभी वस्तुएं बहुत छोटी दिखाई देती हैं। जैसे हम एयरप्लेन देखते हैं तो वो भी छोटा दिखाई देता है हमें। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते होंगे। तारे बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो भी तारे आकृति बनाएंगे ना, मतलब शेप बनाते हैं, स्टार्स, उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या उर्सा मेजर सुना होगा आपने, या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, तब 7
ऋषियों का समूह, यह है 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब देखो ये फोटो है ना, इसमें इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टार्स दिख रहे हैं। ये ऐसे बनाता है ये आकृति अपनी, ठीक है। और ये किसको डिनोट करता है आगे जाके? ध्रुव तारे को, ठीक है। आगे बताई गई है इसमें, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि ये वे आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों का नक्षत्र मंडल दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण भी तारों से ही करते थे, है ना। बताते हैं ना कि तारों से ही दिशा देखते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाता है। जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा होता है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन को ही डिनोट करता है। जैसे हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता है तो अगर ध्रुव तारा हमें पता है ना कौन सा होता है, कैसे देखा जाता है, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इसीलिए पहले ज़माने में कहते हैं ना, रात्रि के लिए लिख रखा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय में दिशा का निर्धारण भी तारों की सहायता से या मदद से करते थे। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। देखो इस फोटो में भी दिखाया जा रहा है ना सप्तऋषि। सप्तऋषि तारे को संकेतक तारे होते हैं, उसको संकेत करके मतलब ध्रुव तारा देख सकते हैं हम उसको। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची गई है। और आगे क्या दिखा रखा है? ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज प्लेनेट? प्लेनेट किसे कहते हैं? प्लेनेट में खुद की कोई चमक नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है, वो किसकी मदद से? तारों की मदद से के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, मतलब दिखते हैं हमें। ग्रह जिससे हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। प्लेनेट चारों ओर घूमते हैं ना, तो इसका अर्थ भी यही है, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, हम एक ग्रह पर रहते हैं ना, प्लेनेट पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सन से हमें सारी अपनी रोशनी मिलती है, ठीक है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई ही प्रतीत नजर आती है। जैसे हम चंद्रमा पे जाके पृथ्वी को देखेंगे तो वो चमकती हुई हमें नजर आएगी, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। बृहस्पति, ये कुछ रोचक तथ्य जो होते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। बताऊंगी इसमें सोलर सिस्टम में आपको समझाऊंगी। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। देखो जो ये बनाए हुए हैं ना, सैटर्न पे भी है, ये सोलर सिस्टम है अपना। सैटर्न पे आपको बहुत अच्छी तरह देखने को मिल जाते हैं। ये देखो सैटर्न वाले में ये जो चारों तरफ बने हुए हैं ना, इनको ये छल्ले बोल रहे हैं, ठीक है। देखो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का नाम याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। माई का मतलब मरकरी, वी से हो गया हमारा वीनस, एफिशिएंट से हो गया अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व मतलब सैटर्न, अस मतलब यूरेनस और नूडल्स से नेपच्यून। इन सब की हमें यहाँ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की और घूर्णन की मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन के डेज बताए हुए हैं यहाँ, ठीक है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। जैसे हमारे अर्थ के चारों ओर क्या घूमता है? चंद्रमा घूमता है ना। और हमें रोशनी किससे मिलती है? इसने बताया सूर्य से। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है ना। ऐसे ही हमारे पास 7 ग्रह और हैं जिनको सूर्य से रोशनी मिलती है, प्रदान करते हैं। सूर्य रोशनी प्रदान करता है अपनी, ठीक है, उन ग्रहों को। सौर मंडल, ये भी क्वेश्चन है सेकंड।
सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार मतलब सूर्य का परिवार, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। देखो अब सन के बारे में पढ़ेंगे हम, सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल बीच में है, हमने अभी देखा था। देखो ये जो है ये हमारा सूर्य है और ये चारों ओर क्या है? हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। चारों ओर कह रही हूँ, इसके हाँ साइड में प्लैनेट्स हैं, ये सारे घूमते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। सन बिल्कुल इनके बीच में है। सूर्य सौरमंडल केंद्र में स्थित है। यह है बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सोलर सिस्टम से बांधे रखता है ना, इसमें जो इसकी बल है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। स्रोत मतलब साधन है। सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। देखो इसकी दूरी भी दे रखी है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हाथ रखना, रखे रहे। ये भी एक मेन पॉइंट है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर भी हमें देखो कितनी रोशनी देता है। ग्रह, हम अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये देखो नट्स लगा दिया इसमें। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। कुछ नूडल्स बोल देते हैं, तो अपना अपना तरीका होता है। मेरे को नूडल्स पसंद है, याद रहता है नूडल्स से, ठीक है। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित समय में चक्कर लगाएंगे। ये रास्ते वृत्ताकार में फैले हुए हैं। मतलब दीर्घ वृत्ताकार होता है, जैसे जो अंडे की शेप होती है ना, उस शेप में, ओवल शेप में ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य मतलब दो तरफ से तो दबा हुआ सा और एक तरफ, दो तरफ से बिल्कुल निकला हुआ है, मतलब ऐसे में, ऐसे जो शेप होती है, ठीक है, ओवल शेप होती है, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, हमें पता है, हमने अभी देखो ये देखा है ना सोलर सिस्टम। तो बुध ग्रह सबसे नजदीक है, मरकरी, उसके बाद वीनस आता है और उसके बाद अर्थ आता है थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे मरकरी सबसे नजदीक है ना, सबसे नजदीक। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं, ठीक है। 88 डेज में ये अपना पूरा जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। और जो शुक्र ग्रह है वो बिल्कुल सेम किसके जुड़वा कहा जाता है? पृथ्वी के, क्योंकि इसकी जो आकृति है, शेप है, साइज है, वो सब कुछ इसके सेम है पृथ्वी के ज़्यादातर। तो अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, हमें पता है प्लूटो भी एक प्लेनेट था, परंतु लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय मतलब फैसला लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। 2003 यूवी 13 सीरीज, मतलब देखो जब हमने सर्वे किया तो ये ग्रह में नहीं मिला उस टाइम, तो इसे क्या कहा गया? बोना ग्रह कहा गया, बोने ग्रह के नाम से। प्लूटो प्लैनेट्स में गिना भी नहीं जाता है, ठीक है। अगस्त 2006 के बाद हम प्लैनेट में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पौराणिक, यहाँ पे जो क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसे कहा जाता था? जिसे हम सौरमंडल कहते हैं ना, वो भी कहीं से नाम पड़ा होगा, सोच रहे होंगे बच्चे कहाँ से। सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, सन से रिलेटेड।
इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए, मतलब सौर शब्द का इस्तेमाल करते हुए और अधिक वर्ड बनाओगे। एक्टिविटी है आज की, जैसे आप समझो तो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब आया कहाँ से। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। कहाँ से आया है? एग्जाम्पल में दे रखा ज्योग्राफी यूज करते हैं ना हम इंग्लिश में, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। वो असलियत में इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। हमारे जो शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के बारे में बताना। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। देखो, जियोलॉजी जो होती है वो पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोइड्स पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। देखो ये भी एक मेन पॉइंट है ना, आर्यभट्ट क्या थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी, वर्ल्ड के सभी भागों में खगोल विद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं, इनकी जानकारी में लगे हुए हैं। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अपनी अर्थ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी 3rd नंबर का ग्रह है ना। हमने देखा 1st पे मरकरी आता है, 2nd पे वीनस और 3rd पे अर्थ आता है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और साइज में कितना है? 5th नंबर का है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार में भू आब कहा जाता है। इसके आकार को भू आब कहा जाता है, ठीक है। भू आब का क्या मीनिंग है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडी है, मतलब ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। हम रह सकते हैं, ऐसा वातावरण है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। वाटर, एयर हमारे यहाँ है ना, ऑक्सीजन भी मिलती है हमें यहाँ। और किसी ग्रह पे ऐसा नहीं है, अभी हम खोज रहे हैं। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, प्रेजेंट है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले ग्रह की तरह दिखाई देता। कहते हैं ना इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ज्यादातर पानी है, क्योंकि इसकी 2/3 मतलब 2/3 3 में से 2 कहते हैं ना, 3 में से 2 हिस्सों में पानी है। ऐसे ही 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये हमारा अर्थ के बारे में, ठीक है। आगे आ गया चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। मून, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास जो है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब ये हमारी पृथ्वी के 1/4 पार्ट के बराबर है। यह इतना बड़ा है, यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के बहुत नजदीक है। पिंडों से तो ज्यादा नजदीक है ना, इसलिए जो खगोलीय पिंड और से प्लैनेट्स उनसे नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखो चंद्रमा तो हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और जो हमारा सन था वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब आपको दूरी भी पता चल गई। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर ली ना हमने। ये तो 3,84,400 किलोमीटर है, ये तो लैक्स में है, और वो करोड़ किलोमीटर में 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। देखो ये रॉकेट का प्रक्षेपण, फिर आ गया रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, और फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। ये मानव निर्मित उपग्रह दिखाए गए, मतलब सैटेलाइट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट जो होते हैं। क्या आप जानते हैं, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए। प्रकाश की गति मतलब लाइट की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। देखो कितना ज़्यादा वो है स्पीड, फिर भी इसको कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगती हैं। जो सन की हमारी रोशनी होती है ना उसको आने में, ठीक है।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? मतलब अब तो बहुत सारे जा चुके हैं मून पे, बहुत नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बजाय कई तो एक बार की बजाय दो तीन बार भी गए हैं। अब इनकी आप लिस्ट बनाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे सन के चारों ओर तो हम चक्कर प्लेनेट लगाते हैं, अब प्लेनेट के चारों ओर भी कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं, पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं। और कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स भी होती हैं, कृत्रिम पिंड, मतलब जो हमने बनाए होते हैं मैनमेड जो है सैटेलाइट्स, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कहते हैं ना सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इससे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, रॉकेट से भेजा जाता है मतलब अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम देखो, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। ये सारे हमारे मैनमेड भारतीय उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। ये भी आपको सैटेलाइट छोड़ने का एक मेथड बता रखा है, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और देन उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। ठीक है, एक पेज और रह गया बस। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लेता है। 27 डेज में चंद्रमा, मतलब हम चंद्रमा हमारा उपग्रह है तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा और 27 डेज लगाता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है, मतलब इतने ही दिन में वो रोटेशन कंप्लीट करता है अपनी पोजीशन पे। रोटेशन होता है खुद ही घूमना, मतलब ऐसे, और रिवोल्यूशन होता है किसी चीज के चारों ओर घूमना, उतना ही टाइम लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये भी एक क्वेश्चन है, किस चीज की वजह से हमें पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है? चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न ही पानी है न ही वायु है। इसकी सतह भी पर्वत, मैदान और गड्ढे जैसी है, मतलब गड्ढे हैं वहाँ, ज्यादा पर्वत हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा पहले पढ़ा है हमने। पूर्णिमा क्या होता है? जिस दिन पूरा चांद हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों को, ग्रह को और उपग्रहों के अतिरिक्त, ठीक है, को छोड़ के तीनों को, असंख्य मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। देखो हम दिखाते हैं आपको। देखो जैसे ये वाइट दिखाई दे रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं। ये देखो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी देखो, ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन ग्रहों के साथ साथ। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। जैसे कुछ टूट जाता है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, उल्का पिंड, अभी नाम सुना था, उल्का पिंड आ रहा है। ठीक है, उल्का पिंड क्या होता है एसएस में भी जान लेते हैं। उल्का पिंड होता क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, इसीलिए कहते हैं पृथ्वी पर उल्कापिंड आने वाला है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। कई बार तो ये जल जाते हैं, है ना, जैसे इतनी तेज वहाँ वायु चलती है, मतलब हवा चलती है, उनके ऊपर रगड़ लगते तो पत्थर, जैसे आग कहते हैं ना, पत्थर से आग का आविष्कार हुआ था, तो वो वहाँ जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट सी आती है एकदम। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है तो धरातल पर बिल्कुल गड्ढे हो जाते हैं। कितनी दूर से वो एकदम पत्थर आएगा तो वो बिल्कुल गड्ढे कर देगा पृथ्वी में, इसीलिए ये इतना नुकसानदायक बताया गया इनको। और वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना पृथ्वी का भी।
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में मतलब एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? मतलब स्काई में आपने एक पट्टी देखी है? देखो ऐसे कभी देखना है ऐसी पट्टी। इसको हम आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। ये सिर्फ क्या है? सारे स्टार्स हैं। स्टार्स का ही एक ग्रुप बन के ये मिल्की वे कहलाता है। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है, ये पता होगा। अभी मैं एक चार्ट बताऊंगी, देखना। उसमें है जैसे पृथ्वी किस में है? हमारे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में अर्थ है। और सोलर सिस्टम इसने क्या बता दिया? मिल्की वे में है। जो सोलर सिस्टम है वो आकाश गंगा में है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। पहले इसको आकाश में एक बहती नदी कहा जाता था। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा कहलाया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इन्होंने बता दिया ना। अब देखो, आकाश गंगा सारी मिलकर क्या बनाएंगी? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमें पता है ना, हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखो जैसे अर्थ है, अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में है, सौरमंडल में है। अब सोलर सिस्टम किस में है? मिल्की वे में है, आकाश गंगा में है। और आकाश गंगा किस में है? ब्रह्मांड में। तो सब कुछ ब्रह्मांड में है ना। थैंक यू। ये क्वेश्चंस कर लेना। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? आया ना सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें, वो मेथड करवाया था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। देखो ये रहा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स या नूडल्स। ठीक है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ये भी मेन क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट है। ब्रह्मांड क्या आ चुका है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, क्योंकि इसके शेप और साइज बिल्कुल आसपास है, सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए भी आसानी होगी। देखो ये मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया है। ठीक है, थैंक यू।